बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस विशेष और बेहद ही खास टॉपिक के साथ। आज हम लोग चर्चा करेंगे भारतीय दंड संहिता की धारा 124 ए यानी राजद्रोह के संबंध में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बीते दिनों सर्वोच्च न्यायालय की ओर से इस पर एक आदेश दिया गया जिसमें कहा गया कि फिलहाल कोई एफआईआर राजद्रोह के संबंध में दर्ज नहीं किए जाएंगे। आज का हमारा चर्चा का विषय द इंडियन एक्सप्रेस में छपी संपादकीय के आधार पर आधारित है, जिसमें इस संबंध में विस्तार पूर्वक अपनी बात रखी गई है। वर्ष 2021 में भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई ने सवाल किया था कि महात्मा गांधी और बाल गंगाधर तिलक के खिलाफ इस्तेमाल किया गया एक औपनिवेशिक कानून आज़ादी के करीब 75 साल बाद भी कानून के किताब में क्यों बना रहा। मुख्य न्यायाधीश ने कहा था कि सरकार द्वारा देशद्रोह या भारतीय दंड संहिता की धारा 124 ए का दुरुपयोग किया जा सकता है। आगे बढ़ें, इसके पहले राजद्रोह के कानून की कुछ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझने का प्रयास करते हैं। राजद्रोह कानून को 17वीं शताब्दी में इंग्लैंड में अधिनियमित किया गया था। उस समय विधि निर्माताओं का मानना था कि सरकार के प्रति अच्छी राय रखने वाले विचारों को ही केवल अस्तित्व में या सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होना चाहिए, क्योंकि गलत राय सरकार और राजशाही दोनों के लिए नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न कर सकती थी। इस कानून का मसौदा मूल रूप से वर्ष 1837 में ब्रिटिश इतिहासकार और राजनीतिज्ञ थॉमस मैकाले द्वारा तैयार किया गया था, लेकिन वर्ष 1860 में भारतीय दंड संहिता आईपीसी लागू करने के दौरान इस कानून को आईपीसी में शामिल नहीं किया गया। वर्तमान में राजद्रोह कानून की स्थिति भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 124 ए के तहत राजद्रोह एक अपराध है। अब आइए समझते हैं आईपीसी की धारा 124 ए के संबंध में। यह कानून राजद्रोह को एक ऐसे अपराध के रूप में परिभाषित करता है जिसमें किसी व्यक्ति द्वारा भारत में कानूनी तौर पर स्थापित सरकार के प्रति मौखिक, लिखित यानी शब्दों द्वारा, संकेतों या दृश्य रूप में घृणा या अपमानना या उत्तेजना पैदा करने का प्रयत्न किया जाता है। विद्रोह में वैमनस्य और शत्रुता की सभी भावनाएं शामिल होती है। हालांकि इस खंड के तहत घृणा या अवमानना फैलाने की कोशिश किए बिना की गई टिप्पणियों को अपराध की श्रेणी में शामिल नहीं किया जाता है। राजद्रोह के अपराध हेतु दंड। राजद्रोह गैर जमानती अपराध है। राजद्रोह के अपराध में 3 वर्ष से लेकर उम्र कैद तक की सजा हो सकती है और इसके साथ जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इस कानून के तहत आरोपित व्यक्ति को सरकारी नौकरी प्राप्त करने से रोका जा सकता है। आरोपित व्यक्ति को पासपोर्ट के बिना रहना होता है। साथ ही आवश्यकता पड़ने पर उसे न्यायालय में पेश होना जरूरी होता है। अब आइए समझते हैं राजद्रोह कानून के महत्व के संबंध में। उचित प्रतिबंध। भारत का संविधान उचित प्रतिबंध यानी अनुच्छेद 19(2) के तहत निर्धारित करता है, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के प्रति जिम्मेदार अभ्यास को सुनिश्चित करता है। साथ ही यह भी सुनिश्चित करता है कि यह सभी नागरिकों के लिए समान रूप से उपलब्ध है। एकता और अखंडता बनाए रखना। राजद्रोह कानून सरकार को राष्ट्र विरोधी, अलगाववादी और आतंकवादी तत्वों का मुकाबला करने में मदद करता है। राज्य की स्थिरता को बनाए रखना। यह चुनी हुई सरकार को हिंसा और अवैध तरीके से सरकार को उखाड़ फेंकने के प्रयासों से बचाने में मदद करता है। कानून द्वारा स्थापित सरकार का निरंतर अस्तित्व राज्य की स्थिरता के लिए एक अनिवार्य शर्त है। अब आइए समझते हैं राजद्रोह कानून से संबंधित मुद्दे। औपनिवेशिक युग का अवशेष। औपनिवेशिक प्रशासकों ने ब्रिटिश नीतियों की आलोचना करने वाले लोगों को रोकने के लिए राजद्रोह कानून का इस्तेमाल किया। लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, भगत सिंह आदि स्वतंत्रता आंदोलन के दिग्गजों को ब्रिटिश शासन के तहत उनके राजद्रोही भाषणों, लेखन और गतिविधियों के लिए दोषी ठहराया गया था। इस प्रकार राजद्रोह कानून का इतना व्यापक उपयोग औपनिवेशिक युग की याद दिलाता है। अब आइए संविधान का इस संबंध में रुख समझते हैं।
संविधान सभा संविधान में राजद्रोह को शामिल करने के लिए सहमत नहीं थी। सदस्यों का तर्क था कि यह भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बाधित करेगा। उन्होंने तर्क दिया कि लोगों के विरोध के वैध और संवैधानिक रूप से गारंटीकृत अधिकार को दबाने के लिए राजद्रोह कानून को एक हथियार के रूप में उपयोग किया जा सकता है। अब आइए सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों की अवहेलना को समझते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 1962 में केदारनाथ सिंह बनाम बिहार राज्य मामले में धारा 124A की संवैधानिकता पर अपना निर्णय दिया। इसने देशद्रोह की संवैधानिकता को बरकरार रखा, लेकिन इसे अव्यवस्था पैदा करने का इरादा, कानून एवं व्यवस्था की गड़बड़ी तथा हिंसा के लिए उकसाने की गतिविधियों तक सीमित कर दिया। इस प्रकार शिक्षाविदों, वकीलों, सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं और छात्रों के खिलाफ देशद्रोह का आरोप लगाना सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना है। अब आइए लोकतांत्रिक मूल्यों के दमन को लेकर समझते हैं। भारत को तेजी से उभरते हुए एक निर्वाचित निरंकुश राज्य के रूप में वर्णित किया जा रहा है, मुख्य रूप से राजद्रोह कानून के कठोर और गणनात्मक उपयोग के कारण। अब आइए समझते हैं हालिया कुछ गतिविधियों के संबंध में। फरवरी 2021 में सर्वोच्च न्यायालय ने एक राजनीतिक नेता और 6 वरिष्ठ पत्रकारों को उनके खिलाफ दर्ज राजद्रोह के कई मामलों में गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान किया गया है। जून 2021 में सर्वोच्च न्यायालय ने आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा 2 तेलुगु भाषा समाचार चैनलों को जबरदस्ती कार्रवाई से संरक्षण प्रदान करते हुए राजद्रोह की सीमा को परिभाषित करने पर जोर दिया। जुलाई 2021 में सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें देशद्रोह कानून पर फिर से विचार करने की मांग की गई थी। न्यायालय ने कहा, सरकार के प्रति असंतोष की असंवैधानिक रूप से अस्पष्ट परिभाषाओं के आधार पर स्वतंत्र अभिव्यक्ति का आपराधीकरण करने वाला कोई भी कानून अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 अ के तहत गारंटीकृत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार पर अनुचित प्रतिबंध है और संवैधानिक रूप से अनुमेय भाषण पर दूरदर्शितन प्रभाव का कारण बनता है। अब आइए समझते हैं भविष्य में क्या कुछ संभावनाएं हो सकती है। आईपीसी की धारा 124A की उपयोगिता राष्ट्र विरोधी, अलगाववादी और आतंकवादी तत्वों से निपटने में है। हालांकि सरकार के निर्णयों से असहमति और आलोचना के एक जीवंत लोकतंत्र में मजबूत सार्वजनिक बहस के आवश्यक तत्व हैं। इन्हें देशद्रोह के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। उच्च न्यायपालिका को अपनी पर्यवेक्षी शक्तियों का उपयोग मजिस्ट्रेट और पुलिस को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करने वाले संवैधानिक प्रावधानों के प्रति संवेदनशील बनाने हेतु करना चाहिए। राजद्रोह की परिभाषा को केवल भारत की क्षेत्रीय अखंडता के साथ साथ देश की संप्रभुता से संबंधित मुद्दों को शामिल करने के संदर्भ में संकुचित किया जाना चाहिए। देशद्रोह के कानून के मनमाने इस्तेमाल के रूप में जागरूकता बढ़ाने के लिए नागरिक समाज को पहल करने की आवश्यकता है। हालांकि कुछ अन्य गतिविधियों को अगर साथ में लेकर चलें तो उच्चतम न्यायालय ने 1962 के केदारनाथ सिंह बनाम बिहार राज्य के मामले में राजद्रोह का दायरा काफ़ी हद तक केवल उन प्रकरणों तक सीमित कर दिया जहां राज्य के प्रभाव की दिशा में आसन्न हिंसा का खतरा हो। इस प्रकार न्यायालय ने सार्वजनिक व्यवस्था की आवश्यकता एवं मूल अधिकारों के बीच उचित संतुलन कायम करने का प्रयास किया है। इस धारा के संबंध में मूल समस्या और अस्पष्टता की समस्या है। अतः भारतीय दंड संहिता में संशोधन कर उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देशों को धारा 124A में समाविष्ट करने की आवश्यकता है। इसके अलावा राज्य पुलिस को निर्देशित किया जाना चाहिए कि किन परिस्थितियों में यह धारा आरोपित की जानी चाहिए। इस प्रकार राज्य की सुरक्षा एवं सामाजिक व्यवस्था के साथ व्यक्ति की वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बीच संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता है। हम उम्मीद करते हैं हमारा आज का यह प्रयास निश्चित रूप से आप सभी वैसे विद्यार्थी जो मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या आंसर राइटिंग की तैयारी कर रहे हैं
उन सभी के लिए अथवा सार्वजनिक रूप से उन सभी व्यक्ति के लिए जो कि निश्चित रूप से इस विशेष संबंध में रुचि रखते हैं, उनके लिए हमारा यह प्रयास बेहद उपयोगी साबित हो रहा होगा। आप सभी हमारे साथ इसी प्रकार जुड़े रहें और अपने मित्रों तक भी हमारी इस प्रयास को जरूर पहुंचाने में हमारी मदद करें। आप सभी हमारे साथ इसी प्रकार जुड़े रहें। जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।